स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक खुला मंच है आपके लिए, जिस पर आप एक फोन कॉल के जरिए अपने खेती किसानी से संबंधित जो सवाल होते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, जिनके लिए हम रोजाना आपके लिए नया विषय लेकर आते हैं। आज के हमारे इस अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण से बढ़ाए आय। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही मसाला फसलों का कैसे रखें ख्याल, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भी आज विस्तृत चर्चा होगी हमारे इस कार्यक्रम में। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई समस्या है, तो वो पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल, अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए इनसे आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके दुबे, जो निदेशक हैं एनसीयूआई नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर राजस्थान में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को और दूरदर्शन की सभी टीम को नमस्कार। जी नमस्कार सर। तो किसान भाइयों बहनों, हमने आपको बता दिया है, आज हम चर्चा करने वाले हैं खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही साथ मसालों के रखरखाव के बारे में। जी हाँ, जो हमारी फसलें हैं उनकी देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है, फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करने हैं, और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल जानेंगे और उनके समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर दुबे का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दुबे, विषय है खाद्य प्रसंस्करण से बढ़ाए आय। हमारे किसान जो हैं खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं और उससे अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं, लेकिन अपनी आय को और ज्यादा बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण को अपनाने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि खाद्य प्रसंस्करण आखिर है क्या। देखिए, हमारा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जो वो उत्पादन करते हैं, चाहे वो फसलें हैं या वो डेयरी से संबंधित है या मछली से संबंधित है या मेडिसिन प्लांट है, मसाले वाली खेती है, उनको जब हम सीधा मार्केट में बेच देते हैं, सीधा बाजार में बेच देते हैं उत्पादन से सीधा, तो वो हमारा लाभ हमारा कम होता है। लेकिन इन्हीं वस्तुओं को जब हम रूप बदल देते हैं, उनका स्वरूप बदल देते हैं, छोटे से उदाहरण के रूप में हम देते हैं, जैसे ऐसे आप मसाला सीधे बेचते हैं और मसाले को जो है पैकिंग करके, उनको पीस करके, उनकी पैकिंग करके ब्रांड बना के बेचे, गेहूं का आटा बना के बेचें, दलिया बना के बेचें, या बेसन का नमकीन बना के बेचें, या चावल के बहुत सारे उत्पाद उनको बना के बेचें। तो जब उसका स्वरूप बदल करके, तो उसका जो वैल्यू एडिशन है, उसका मूल्य जो है कई गुना बढ़ जाता है। और इस पर देखिए, हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे 80% लगभग लघु और सीमांत किसान हैं, तो छोटी छोटी जोतें रह गई हैं और उनकी आय को हमें लगभग प्रधानमंत्री जी जो करे दूना करना है। तो उत्पादन की एक सीमा होती है, खेती की एक सीमा, उनको नहीं बढ़ाया जा सकता। अब हमको पैसा उनके आमदनी बढ़ाना है, तो आमदनी के लिए आज के समय में सबसे जरूरी है कि किसान भाई अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करें, जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और उसके बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे वो हैं, हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। तो अपनी उपज का स्वरूप बदल करके उसके कई उत्पाद बना करके अगर हमारे किसान भाई या बहन बिकवाली करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपनी उपज से अच्छा दाम और भी अधिक दाम आपको मिलेगा, क्योंकि आप मूल्य संवर्धन कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, किस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और क्या क्या सहायता हमारी सरकार द्वारा की जा रही है, इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खाद्य पदार्थ कई कारणों से संसाधित किए जाते हैं। पुराने समय से ही फसल कटने के बाद अनाज आदि को सुखा लिया जाता है, जिससे उसका सुरक्षा काल बढ़ जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से मतलब ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्य वर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण करने के कई फायदे हैं, जैसे दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को खत्म कर उनमें अन्य पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बना दिया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण करके किसानों को मुनाफा भी अधिक मिलता है। खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा पोषण स्तर में तो सुधार किया ही जाता है, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित करने में मदद मिलती है। खाद्य प्रसंस्करण कई खाद्य पदार्थों की मौसमी उपलब्धता को बढ़ाता है। दूर के प्रदेशों में भी खराब होने वाले बढ़िया खाद्य पदार्थों के परिवहन को सक्षम बनाता है और कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले और रोग मूलक सूक्ष्म जीवियों को निष्क्रिय करते हुए पदार्थों को खाने के लिए सुरक्षित रखता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया था। इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों MFE को 10,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई थी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर रुक करना चाहूंगे डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, विषय है मसाला फसलों की देखभाल हम किस प्रकार करें, किस तरह से उनका बेहतर तरीके से ख्याल रखें। सर्दी का मौसम चल रहा है, कहीं पर पाला पड़ रहा है, कहीं काफी का ओस है, घना कोहरा है और कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ बरसात भी हो रही है। तो ऐसे में किस तरह से मसाला फसलों की देखभाल करें हमारे किसान भाई, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें? जी, जैसा कि अभी बताया गया है कि सर्दी का दौर चल रहा है, ठंड है वो काफी ज्यादा गिर रही है नॉर्थ इंडिया में, सारे उत्तरी भारत में तापमान 2-3 बार अभी 0 या 0 डिग्री है, उससे भी कम आ चुका है। तो इस तरह की जो तापमान है 0 या 0 से नीचे अगर तापमान आ रहा है उत्तरी भारत में, तो बीज मसाला फसल और दूसरी मसाला फसल, साथ ही हॉर्टिकल्चर की जितनी भी हमारी सब्जियां हैं या बागवानी की फसलें, उनको बहुत नुकसान करती है। तो उससे बचाव के लिए कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो किसान भाई अपना सकते हैं। जैसे इरिगेशन सबसे बड़ा साधन है, सिंचाई समय पे करें किसान भाई। सिंचाई के कारण से आप फसल को पाले से बचा सकते हैं। अगर सिंचाई के साथ साथ धुआं है, अपने खेत की बाउंड्री है जो चारों तरफ की मेड़बंदी है, उसके साथ धुआं करें। इसके अलावा किसान भाई हैं आजकल जैसे क्रॉप कवर्स आ रहे हैं, नॉन वोवन क्लॉथ है, प्लास्टिक की सीट है, टनल्स हैं, ये कम लागत वाले तरीके हैं जिनको लगाकर किसान भाई है अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। ये फसलें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे मसाले वाली फसलों की अगर बात करें तो पाले के प्रति बहुत ही सहन नहीं कर पाती है और थोड़ा सा बदलाव होते ही इन फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं होती है। तो उससे बचने के लिए किसान भाई सबसे सस्ता एवं सुगम तरीका है किसान भाई उसको इरिगेट करें, सिंचाई करें। और सिंचाई है वो हल्की सिंचाई दें। और जैसे पाला का जो नुकसान होता है वो जैसे तापमान 0 या 0 से नीचे आ गया और साथ में सूखा है, फसल को पानी नहीं दिया हुआ है, तो जो ओस है वो सारी की सारी वो बर्फ में बदल जाती है और उसके कारण से जो प्रकाश संश्लेषण की पौधे की भोजन बनाने की अवस्था है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो पौधे की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी फट जाती है और उसके कारण से नुकसान हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है किसान भाई समय पे सिंचाई दें और ध्यान रखें अपने खेतों के चारों तरफ धुआं करें। और बहुत ज्यादा अगर पाला पड़ने की संभावना है तो एसिडिक जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 0.01% है, उसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई, जिससे पौधे में थोड़ी मजबूती आ जाती है। या सल्फर का जो सल्फर कंटेनिंग जो भी फर्टिलाइजर है उसका स्प्रे या उसको हम ड्रिप के द्वारा या पानी के द्वारा उसको दे, जिससे कि फसल में उसको सहन करने की, पाले को सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। जी बिल्कुल। तो इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो किसान हैं, जो उत्तर भारत के किसान हैं जहां पर ज्यादा ठंड पड़ रही है, पाला पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, वो काफी ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि अगर पाला पड़ा और हमने किसी भी तरह की तैयारी नहीं की तो हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको सतर्क रह देखभाल करनी है, जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लें एक खास रिपोर्ट पर। मौसम और खेती का गहरा संबंध है।
हमारे देश में कृषि काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। अगर समय पर बारिश हो जाए और फसलों को अनुकूल तापमान मिल जाए तो पैदावार काफी अच्छी होती है। ये समय सर्दियों का है। देश के अधिकतर हिस्सों में इस समय पाला भी पड़ता है और शीत लहर भी चलती है। ऐसे में इस मौसम में खेती किसानी में काफी सावधानी बरतने की जरूरत रहती है। साथ ही छोटे पौधों को ठंड से बचाना भी जरूरी हो जाता है। खास तौर से बात अगर मसाला फसलों की करें तो उन्हें भी इस समय पाले से बचाना काफी जरूरी है। साथ ही मसाला फसलों में इस समय समसामयिक कार्य भी करें। अगर पाला पड़ने की आशंका हो या मौसम विभाग द्वारा पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। फव्वारा विधि से सिंचाई करने पर स्प्रिंकलर को जल्दी प्रातः काल से सूर्योदय तक लगातार चलाकर पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। जीरा, धनिया तथा सौंफ में समय समय पर सिंचाई करें और इन फसलों में फूल आते समय नाइट्रोजन उर्वरक की शेष किस्त कतारों में देकर सिंचाई करें। लहसुन की फसल में आवश्यकता अनुसार समय पर सिंचाई और गुड़ाई करते रहें। वहीं लहसुन में नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग के लिए बुआई के 50 से 60 दिनों बाद 74 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट आई। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दुबे का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी मैं। डॉक्टर दुबे, आपने बताया कि हमारे किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण को अपना करके। हमारे किसान करना चाहते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी का अभाव हो जाता है। तो ऐसे में कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि किस दिशा में उन्हें कदम बढ़ाने? जी, पहले तो ये समझे किसान भाई कि उसको करना कैसे है। 2 तरीके होते हैं कि जब ये छोटे छोटे उद्योग, जैसे प्रधानमंत्री जी भी लोकल एंड वोकल की बात कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे उद्योग अगर गांव में या ब्लॉक लेवल पे या 2-3 गांव के बीच में हर एक कई चीज़ों के अलग अलग, जैसे कहीं टमाटर का हो गया, कहीं आलू के चिप्स बनाना है या कहीं फसल के, तो अगर ये उद्योग हो जाएंगे तो उनको क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी होगा और इनकम भी बढ़ेगी। और ये करना कैसे? अब 2 तरीके हैं। एक तो किसान भाई अकेले ये काम करें और दूसरे कई किसान मिलकर के काम करें। अब 2 हैं। और उसमें जो मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम अकेले काम कोई किसान भाई करते हैं, छोटी सी जोत है और छोटा उनका पैसा भी उनके पास कम है, तो वो सफल होने के उनके चांसेस कम रहते हैं। अब आया उनकी ग्रुप एक्टिविटीज की, जो मिलके काम कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज में 3 चीजें आप देख लीजिए। एक तो एफपीओ का नाम बहुत ज्यादा 10,000 एफपीओ सरकार ने खोलने का वो किया था। उसमें सरकार जो है मदद कर रही है, भारत सरकार। और 10,000 एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है कि किसान अपने वहीं मिलकर के कोई भी प्रोसेसिंग का, एग्रो प्रोसेसिंग का काम करेंगे तो ये 3 जगह पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, स्टेट में भी और केंद्र में भी, दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हो सकते हैं। दूसरे उनके एक जो है कंपनी एक्ट होता है 1956 का, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। वो जिले पे या 2-3 जिले के बीच में एक रजिस्ट्रार होता है, वहां हो सकते हैं। और तीसरा सोसाइटी एक्ट 1860 में ये हो सकता है, जो जिसमें ट्रस्ट और एनजीओ वगैरह रजिस्टर्ड होते। 3 जगह पे ये रजिस्टर्ड एफपीओ हो सकते हैं। एफपीओ रजिस्टर्ड करने के लिए इसमें क्या है कि नाबार्ड और एनसीडीसी और एसएफएसी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको देते हैं। और 10 किसान मिलकर के कोई भी ये रजिस्टर्ड करवा सकते। फिर बाकी के किसानों को, क्षेत्र के जितने किसान हैं 5,000 3,000 सब जोड़ लें
जो वो पैदावार कर रहे हैं और उसका एक छोटा सा इंडस्ट्री सेटअप कर दें। और इसमें कंट्रीब्यूशन, जो पैसा का कंट्रीब्यूशन है, जितना वो कलेक्ट करते हैं, एक इंस्पेक्शन के बाद, चाहे SFAC हो या NCDC हो या नाबार्ड, देखेगी कि ये वायबल है यानी चल सकती है, तो जितना पैसा किसान भाई इकट्ठा करते उतना, उससे ज्यादा कभी कभी, और नहीं उतना कंट्रीब्यूशन सरकार उसमें लगा देती। ये पैसा उनको वापस नहीं करना जी, ये उनको एक तरीके से मदद है। तो ये अपना, ये किसान भाई कर सकते। दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड करा के, इसमें भी जिले लेवल पे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। और इसमें जो NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको गाइडेंस करेगी, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेगी, फाइनेंस करेगी, और नाबार्ड दोनों को करेगी, कंपनियों में और कोऑपरेटिव में दोनों को करेगी। लेकिन NCDC केवल कोऑपरेटिव की जो सोसाइटियां हैं उनकी देखरेख करेगी, उनका गाइडेंस करेगी, वो उनको करेगी। तीसरा है जो सोसाइटी एक्ट में कोई, डॉक्टर दुबे माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। समस्तीपुर बिहार से इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई नहीं, आप दोबारा यहाँ पर कॉल लगाइएगा। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल जानेंगे और उसके समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर दुबे का रुख करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर सिंह से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि उत्तर भारत में तो जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो यहाँ पर हल्की सिंचाई करनी बहुत जरूरी है और साथ ही पाले से बचाव बहुत जरूरी है। तो इस समय और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखे किसान, जिससे अपनी फसल का आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सके? जी, इसके साथ साथ अभी क्या कि इसमें उर्वरकों का प्रबंधन है, वो साथ में घास जो खरपतवार आए हुए हैं फसलों में, उसका नियंत्रण, और उसके साथ साथ अभी कुछ फसलों में अभी बीमारियां और कुछ कीट जो हमारे इसके अंदर फसलों के अंदर नुकसान करते हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा प्रकोप देखा गया है। जैसे अभी मैं बात करूं, मेथी के अंदर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप अभी दिख रहा है। इसी तरह से जीरे में विल्ट और उक्ता जिसको बोलते हैं, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे भी आपने बताया रिपोर्ट में भी, कुछ दिन पहले बरसात हुई थी और बरसात के साथ साथ कुछ एरिया में बादल हुए थे। तो ये बादल जैसे होते हैं वो इन फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है और कीड़ों और बीमारियों के लिए वो काफी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मैं, जो किसान भाई अगर कोई कॉलर इसमें अपना पर्सन देता तो ठीक है, नहीं मैं इसमें जानकारी दूंगा किसान भाइयों को, इससे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। साथ में अभी क्या है कि बीज मसाला फसलें और दूसरी मसाला फसलें हैं, उसमें जैसे अभी फूल चल रहे हैं, फूलों और या दाना बनना शुरुआत हुई है जी, तो ये काफी सेंसिटिव स्टेज है। इस टाइम उर्वरकों का प्रबंधन और साथ में जो खुराक है पौधों की, वो हमें दूसरी डोज अगर किसान भाइयों ने दे दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो दूसरी डोज फर्टिलाइजर की डोज है वो तुरंत दें। और साथ में उसका सिंचाई का प्रबंधन है वो भी आवश्यक रूप से करें। जी बिल्कुल, तो उर्वरकों का प्रबंधन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अहम हम कह सकते हैं अवस्था चल रही है और दाना बनने की अवस्था है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे किसान काफी सतर्क रहें और अच्छी तरह से प्रबंधन कार्य जरूर करते रहें। और किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, दोनों ही विशेषज्ञों से जानेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण से कैसे बढ़ाएं अपनी आय और साथ ही साथ मसाला फसलों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर दुबे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं हमारे किसान, अपनी आय को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह के कदम उठा सकते हैं और सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता मुहैया कराई जाती है। डॉक्टर दुबे बताएं। जी, और तीसरा कारण है वो है साधन कि वो अभी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा पा रहे और जल्दी कोई काम करना चाह रहे हैं और फसल उनकी खराब हो रही है, सस्ती हो गई है बहुत ज्यादा, मार्केट में उसे दाम नहीं है, तो स्वयं सहायता समूह इसमें 20 से कम लोग यानी 10 से ज्यादा हो तो अच्छा रहेगा और 20 तक तुरंत इमीडिएट जो है इससे शुरुआत कर सकते हैं। इसमें भी नाबार्ड वगैरह फायदा वो सहायता करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उस जो चीज हम पैदा करना चाहते हैं उसके लिए उनको पहले से थोड़ा सा ट्रेनिंग जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सडनली अगर कोई काम शुरू कर देंगे बिना जानकारी के तो आगे जब समस्याएं आएंगी तो वहां पर रुक जाएगा और किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि जो हमारे क्षेत्र में पैदावार ज्यादा होती, फलों की, सब्जी की या गेहूं, चावल, धान और ये सीरियल क्रॉप्स तो होती हैं सब, तो उनका तो कहीं भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होने वाली चीजें। लेकिन जो सब्जी हैं और फल है उनकी प्रसंस्करण जो है उनका जो हम ये करते हैं मूल्य संवर्धन, तो उसमें थोड़ी से ज्यादा मशीनरी की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और सबको मिलके, यानी अगर 2, 4, 5 हजार लोग किसान होंगे, छोटा छोटी पूंजी इकट्ठा करेंगे, फिर उनको अगर कोऑपरेटिव में उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई है तो जितना पैसा वो इकट्ठा कर लेंगे किसानों को, उसको शेयर कहते हैं, और उतना ही के 10 गुना तक उनको लोन मिल जाता है। नेशनलाइज्ड बैंक से भी मिल जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक से भी मिल जाएगा और वो अपनी एक छोटा सा उद्योग गांव में या कस्बे में ब्लॉक लेवल पर खोल सकते हैं। जितने सारे किसान जो चीज वो पैदा करते हैं वो उसमें जुड़े और उनको एक तो अच्छा मूल्य मिलेगा और दूसरा ये कि जो फायदा होगा वो बाद में प्रॉफिट के बाद उसको लाभांश के रूप में, उसको डिविडेंड कहते हैं, वो भी उनको मिल जाता है। तो चाहे वो दूध में आपने देखा हुआ कितना बढ़िया देश में चेन है, विलेज लेवल पर कलेक्शन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उससे चेन से जुड़ा हुआ, फिर स्टेट लेवल जुड़ा हुआ, क्यों नहीं दूसरे हम प्रसंस्करण हैं जो हमारे, तो ऐसे ही जो डेयरी के पैटर्न पे ही गांव में इकट्ठा हो, फिर उसका कोई ब्लॉक लेवल पे यूनिट हो, एक संस्था हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो जहां पर हर जगह उनकी पैकिंग हो, ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग की सिस्टम हो, चेन एक बन जाए। जी तो बिल्कुल, किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके लिए किसान भाई सोचे और संस्थाओं से संपर्क करें, कंप्यूटर खोल के देखेंगे, सब मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर समझा दिया है, आपको बता दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण की आपको शुरुआत करनी है, इससे जुड़ना है तो आपके पास कितने सारे विकल्प हैं और सरकार की तरफ से भी इसमें आपको मदद दी जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। बस अब आपको आगे बढ़ना है और इस ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। किस तरह से आप उत्पाद तैयार करने के बाद उसकी बिकवाली में जुड़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए यहाँ पर डॉक्टर सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि इस वक्त उर्वरकों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी हो गया है, तो किस तरह से प्रबंधन करें हमारे किसान, इस पर आप जानकारी देते हैं। जी, जैसे कि विदित है कि हम नत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास, तो फॉस्फोरस और पोटास तो बेसल जो जिस टाइम बुआई करी थी उसी टाइम किसान भाई ने डाली है। अब नत्रजन की जैसे आधी मात्रा बुआई के समय दी थी, बाकी की बची हुई आधी मात्रा है उसको 2 हिस्सों में, अभी एक डोज है वो 1/3 मात्रा है वो अभी दें और 1/3 मात्रा है वो 20-25 दिन बाद में, जब थोड़ा सा तापमान बढ़ जाएगा, जिस टाइम दाना फुल पकाव की स्थिति में आ जाएगा, उस टाइम हमें किसान भाइयों को बची हुई जो नत्रजन की मात्रा है वो देनी है। जी। तो इसके साथ साथ किसान भाई एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपके खेत में खरपतवार ज्यादा है, गुड़ाई नहीं कर पाया आप किसी कारण से, तो उसको खरपतवारों को, क्योंकि ये खुराक जैसे ही आप डालेंगे तो उतनी जितने पौधे हमारे जो मसाला फसलें हैं वो उस खुराक को लेंगे, उसके साथ साथ जो खरपतवार है वो भी उतनी मात्रा में उस खुराक को लेने लग जाते हैं। तो उनको आपको पहले उनकी निराई गुड़ाई करनी जरूरी है। अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपकी फसल को दोहरा नुकसान होगा।
एक तो जो पोषक तत्व दे रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है, और साथ में जो खरपतवार है वो बढ़वार करके और आपकी फसल को हर चीज के लिए कंपटीशन, जैसे पानी है, खाद है, हवा है, सनलाइट है, उसके लिए सबके साथ कंपटीशन करेंगे और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो साथ साथ में गुड़ाई भी करनी जरूरी है। जी, तो खरपतवारों का नियंत्रण पहले करना है और उसके बाद उर्वरकों का आपको प्रबंधन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर खरपतवारों को आपने नहीं नियंत्रित किया, निराई गुड़ाई नहीं की, तो वो आपकी फसल की गुणवत्ता पर, उसकी बढ़वार पर काफी प्रतिकूल, हम कह सकते हैं विपरीत, यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव डाल सकता है। तो आपको बहुत जरूरी है ये बात अपने जहन में रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। हम डॉक्टर दुबे का यहाँ पर रुक करना चाहते हैं। अब डॉक्टर दुबे, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं खाद्य प्रसंस्करण से किस तरह से जुड़ सकते हैं, चाहे वो एफपीओ बना लें, स्वयं सहायता समूह बना लें। अगर समूह बनाकर करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहता है, और उससे पहले ट्रेनिंग भी ले लें। चलिए, हमारे किसानों ने समूह बना लिया, ट्रेनिंग भी हासिल कर ली, उत्पाद तैयार कर लिया है, तो जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तब सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आता है। उसके लिए आप किस तरह से हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को तैयार होने की सलाह देंगे? किसान भाई, हमारा जो मैं अनुभव, जो हमारे अनुसंधान ट्रेनिंग रिसर्च ही हमारा स्टेशन है, हमारा जो यहाँ पर होता है, जो मैं अनुभव के आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डालें, तो उसमें जो आपके क्षेत्र के युवा पढ़े लिखे हैं उनको जोड़े, जो भी चाहे वो महिला हो या गर्ल्स हो या स्टूडेंट हैं उनको जोड़ें, और जो कुछ काम करने वाले होंगे, तो जो वो यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, उसको कहें कंप्यूटर पर बैठिए, इसकी पहले डिजाइनिंग बनाइए, ब्रांडिंग बनाइए, और मार्केट इसका कहाँ पर है। अब तो ई मार्केटिंग होती है। आपको सैंपल भी, आपका वो लड़का जो गांव में आपका है, जो आपको इंटर और बीए में पढ़ता हुआ, उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, वो लगभग सभी बच्चों को है। अब तो मोबाइल पे भी इतना एक्सपर्ट हैं सब बच्चे, तो इसका फायदा आईटी का उठाएं और उससे कहें कि जाइए इसको भेजिए सैंपल, ई मार्केटिंग के लिए सैंपल भेजिए। और सरकार इसके लिए, आपने अभी देखा होगा 10,000 करोड़ रुपया जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए ये रखा है, बहुत सस्ता तरीके से, आसान तरीके से, और सस्ते ब्याज पे वो मिल जाएगा, कुछ उसमें सब्सिडी भी मिलेगी। तो एक कैप्सूल बनाए, एक यूनिटी बनाए जिसमें काम करने वाले भी हों, पैदा करने वाले भी हों, बुजुर्ग किसान, अनुभव उनका हुआ, और इसमें जो यूथ हमारे क्षेत्र का है उसको आप जोड़ेंगे तो ब्रांडिंग कैसे होगी, सबसे बड़ी ब्रांडिंग। और जो लोकल एंड वोकल की बात हो रही है, इसका आप उपयोग करें कि जो आप प्रोडक्ट पैदा करेंगे तो क्षेत्र में आपका विश्वास होगा कि हमारे यहाँ पैदा हो रहा, क्या सामान बिक रहा। अगर खराब होगा तो आपके यहाँ भी वो कहने के लिए आ जाएगा। तो छोटे स्तर पर यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं और युवाओं को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और जब बाजार तक ले जा रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो। हाँ, हेलो दीदी जी, नमस्कार फूल सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारा सवाल है दीदी, हमारे कलौंजी में थोड़ा रोग लग रहा है, पत्ते झुलस रहे हैं। कलौंजी में आपका रोग लग रहा है, पत्ते झुलस रहे हैं? हाँ दीदी जी, डॉक्टर सिंह। हाँ, किसान भाइयों, जैसे कलौंजी में दो कारण हैं। एक तो आपके खेत में आप थोड़ा सा कुछ पौधों को उखाड़ के देखिए, अगर उदई है, जो दीमक है, अगर वो लगी हुई है तो उससे पत्ते एकदम झुलस जाते हैं और ऐसे जैसे पौधा सूख गया हो एकदम, उदय के कारण से भी है। और साथ में एक इसमें रूट रोट और कॉलर रोट, दो बीमारियां और आती हैं। अगर कॉलर रोट और रूट रोट है तब तो आपको ड्रेंचिंग करनी है, कार्बेंडाजिम नाम की दवाई। आप पौधे को उखाड़िए और उसके साथ अगर आपको जड़ें काली हो रही हैं पौधे की, तो कलौंजी के पौधे की जड़ें एकदम काली हो जाएंगी और एकदम सूखी सूखी लगेंगी, तो उसके कारण से ये पत्ता सूख सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो आपको कार्बेंडाजिम नाम की दवाई, उसकी ड्रेंचिंग पौधे की जड़ों के पास में 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के उसको ड्रेंचिंग करनी है। अगर उदई है तो उसके लिए आपको इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई है, उसका पौधों की जड़ों के पास में स्प्रे करना है, जिससे कि जो दीमक है वो कंट्रोल में रहे। और या फिर हल्की सिंचाई करें। इसमें हमारे किसान भाई क्या है कि मध्य प्रदेश में जैसे चिकनी मिट्टी है, और अगर थोड़ी सी हैवी इरिगेशन, ज्यादा भारी मात्रा में पानी दे देते हैं तो खेत में पानी खड़ा हो जाता है और उससे भी नुकसान हो सकता है। तो आपको बहुत हल्की सिंचाई देनी है, और स्पेशली जिन एरिया में चिकनी मिट्टी है,
जिनमें कले कंटेंट ज्यादा है उस एरिया में आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो फूल सिंह जी, आपने क्या कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। शिव जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछें। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो है हम अगर पंजाब में यहाँ रूपनगर में मसाले का अभी बढ़िया जो है ना खेती कौन सी होगी यहाँ पर अभी शुरुआत करनी हो तो? शुरुआत करना चाहते हैं मसालों की खेती की। डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे? पंजाब के रूपनगर से बात कर रहे हैं। पंजाब एरिया में क्या कि जैसे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है और नमी बहुत ज्यादा है, पाला और कोहरा भी उस एरिया में रहता है। तो 2 फसलें यहाँ इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा। पहली है सौंफ, क्योंकि थोड़ा नमी को सहन कर लेती है, ह्यूमिडिटी को भी सहन कर लेती है। और दूसरी है मेथी। मेथी, धनिया और सौंफ, 3 फसलें इनके यहाँ अच्छी चल सकती हैं और ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी जीरा आपके यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जीरे के लिए ठंडा वातावरण तो चाहिए, लेकिन ह्यूमिडिटी और कोहरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन पंजाब के एरिया के लिए किसान भाइयों के लिए मेथी और धनिया साल भर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लिया जा सकता है, हरे पत्ते के लिए भी और दाने के लिए भी। तो धनिया, मेथी और सौंफ, ये आपके एरिया में आप ट्राई कर सकते हैं और उसमें मुनाफा भी अच्छा ले सकते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि मेथी, धनिया और सौंफ है जिसका ये चयन कर सकते हैं, तो क्या अभी सही समय है इसकी शुरुआत करने का या फिर कब आएगा सही समय? नहीं, अब तो इस वर्ष का तो समय अब जा चुका है, क्योंकि ये सारी फसलें हैं अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई होनी थी। अभी हरा पत्ते के लिए आप धनिया लगा सकते हैं। हरा पत्ते के लिए धनिया साल भर के लिए, उसमें 50 से 60 दिन की क्रॉप होती है। तो अभी इस समय भाव नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ग्रीष्मकालीन धनिया है, उसको हम ऑफ सीजन कोरिएंडर बोलते हैं, लीफी कोरिएंडर बोलते हैं, वो अप्रैल, मई और जून के महीने में आप लगा के अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उसके लिए 2-3 आपको थोड़े से तरीके, जैसे शेडनेट की व्यवस्था करनी है या इरिगेशन की समय पे ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई की व्यवस्था है, वो करने की जरूरत है। तो वो ग्रीष्मकालीन आप धनिया ले सकते हैं। अभी इन फसलों का समय जा चुका है। जी बिल्कुल। तो शिव कुमार जी, आप कौन सी फसलें ले सकते हैं, किस समय आपको लगानी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और विस्तृत जानकारी के लिए कि किस समय आपको किस तरह का कदम उठाना है, उसके लिए आप जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं और पूरी तरह से जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप लोगों तक, सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण से कैसे बढ़ाएं आप अपनी आय और साथ ही मसाला फसलों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है, हमारे जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करना है और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मुझे जोगी जी से मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सोया पनीर का प्रोजेक्ट चालू करना है, पनीर बनाने का सोयाबीन से। मैंने ममता जी से कांटेक्ट भी किया था लाइव प्रोग्राम में आपके दिल्ली किसान में, और मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन वहाँ को किसी ने चिट्ठी लिया नहीं और मुझे यहाँ कोई जानकारी नहीं रही है गुजरात में, अहमदाबाद में। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप डॉक्टर दुबे? सोया से पनीर बनाना चाहते हैं ये? तो बहुत एक साल से मैं परेशान हूँ जी। सोयाबीन से पनीर बनाने का ये कार्य करना चाहते हैं, किस तरह से ये शुरुआत करें? जी जी जी, आप प्रवीण जी बहुत अच्छा। आप अकेले ये उद्योग लगाना चाह रहे हैं या आप ग्रुप में लगाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं खुद का अच्छा। तो इसमें पनीर बनाने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी है। आप जो जिले में जिला उद्योग अधिकारी होते हैं, आप उससे पहले जो है प्रशिक्षण ले लीजिए, क्योंकि जो है इसका जो पनीर आप बनाएंगे ना, ये बहुत टेक्नोलॉजी से होता है। दूध से तो सबने बनाया होगा, लेकिन इसका भी आता, थोड़ा सस्ता होता है ये पनीर थोड़ा मार्केट में आपको सस्ता रहेगा जी। लेकिन इसमें कई लाइसेंस भी आपको चाहिए, क्योंकि इसमें पानी से मिला होता है, तो इसमें आपको लाइसेंस चाहिए। पानी से जो बनाने वाले उद्योग के हैं, तो आप जिला उद्योग अधिकारी हैं, तो उनसे मिलिए, वो आपकी पहले प्रशिक्षण कराएंगे जी। तो पहले इनको ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद ही ये आगे बढ़ सकते हैं। तो सर जिला जैसे आपने प्रशिक्षण अधिकारी जो आपने बोला, वहां से वो प्रशिक्षण ले लेंगे, उसके बाद किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा? फिर उसके बाद ये जो है मशीनरी कहाँ से इनको मिलेगी, वो सारा एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे। प्रोजेक्ट वही आपको मदद करेंगे कि कितने का प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर आपको कैसे लोन मिलना है, सब्सिडी कितनी मिलना है। ये चूंकि स्टेट का ही आपसे का विषय है, स्टेट से ही आपको मिलेगा, राज्य के माध्यम से मिलेगा जी। और फिर उसके बाद जब शुरुआत हो जाएगी, फिर आप केंद्र से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद ही केंद्र से कहीं लोन मिल सकता है। यदि आपका अभी कंपनी एक्ट में ये रजिस्टर्ड होगा, आप ध्यान करिए, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, और कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद तब उसके बाद जो सारे लाइसेंस हैं वो उसके बाद ही आपको मिलेंगे जी। बिल्कुल, तो शुरुआत इन्हें प्रशिक्षण से ही करनी होगी। पहले पूरी जानकारी आपको मिल जाए, उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए, अपने आप द्वार खुलते जाएंगे और आप बिल्कुल इस दिशा में बिल्कुल सफलता हासिल जरूर करेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, जैसे हमारे पिछले कॉलर ने पूछा था कि बीमारी हो रही है, समस्या आ रही है उनकी मसाला की फसल में, तो कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं या फिर कीट हैं जो इस मौसम में प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत ही अहम अवस्था चल रही है? जी, मसालों में बीज मसाला फसलों की बात करें तो 2-3 प्रमुख रूप से कीट हैं। एक से इसमें जैसे एफिड है, जिसको मोइला बोलते हैं जी, या चेपा बोलते हैं या माहू बोलते हैं। माहू जी। ये काफी मात्रा में ज्यादातर फसलों में हमारे बीज मसाला फसलें और दूसरी मसाला फसलों में भी इनका प्रकोप काफी होता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माइट ये भी काफी मात्रा में होती हैं, और कुछ रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ कुछ लटें जिनको हम कैटरपिलर्स बोलते हैं, उनसे भी नुकसान होता है। स्पेशली मेथी की बात करें तो इनका प्रबंधन, हमारा रस चूसने वाले कीड़े हैं, इनके लिए इमिडाक्लोरपिड नाम की दवाई है जी। या इमिडाक्लोरपिड है, वो 5 ml दवाई 15 लीटर पानी में। एक किसान भाई और थोड़ा सा दवाई तो डाल देते हैं, लेकिन बीज मसाला फसलें और मसाला फसलें, इनके पत्ते गोल होते हैं, चिकने होते हैं और उनके ऊपर वैक्स होता है, जिसके कारण से दवाई सही से चिपकती नहीं है। तो किसान भाई इसमें टेप गोंद है, वो चिपकने वाला पदार्थ है, वो जरूर डाले दवाई के साथ साथ। हमारे किसान भाई के दवाई तो ले लेते हैं और उसके अंदर ये गोंद है या टेपे वाला पदार्थ है वो नहीं डालते, जिसके कारण से दवाई और चिकने पत्ते होने के कारण से सारी दवाई जैसे ही स्प्रे करते हैं वो रपट के नीचे आ जाती है और वो कारगर नहीं होती, उसका एफिशिएंसी वो 30 से 40% ही रह जाती है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो दवाई के साथ साथ इसमें
5 ml, एक टंकी जो हमारी 16 लीटर की टंकी है, नेपटेक स्प्रे जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 5 ml स्टिकर भी डालना है 16 लीटर पानी के अंदर जी। और उसके बाद में आपकी दवाई का कारगर रिजल्ट मिलेगा। और ये कीड़े हैं जो रस चूसने वाले, जैसे मोइला है, केपा है, थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, इनका काफी हद तक आप नियंत्रित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मुख्य कीड़े हैं, कीट हैं जो हमारी मसाला फसलों को प्रभावित करते हैं। आपको नियंत्रण करना है, किस तरह से करना है अभी आपने जान लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं सेवरन सिंह बोल रहा हूँ, सेवरन सिंह चंद्र बोल रहा हूँ बर्मा से जी। MP से जी, पूछे अपना सवाल। अभी इस समय कौन से मसाले की फसल लगाई जाए? इस समय आप मसाला फसलों की खेती करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं डॉक्टर सिंह। क्या कहेंगे, किस मसाले की आप सलाह देंगे यहाँ पर? मसालों में अभी बुआई का समय इनके यहाँ किसी भी फसल का अभी नहीं है। अभी तो गर्मी वाली ग्रीष्मकालीन धनिया की फसल है, वही आएगी जी। अगर आपने, जैसे मध्य प्रदेश में सारी बीज मसाला फसलें हो सकती हैं, और नीमच एरिया में हमारे जो किसान भाई राजस्थान से और MP का जो हिस्सा राजस्थान से एडजॉइनिंग एरिया है, इसमें आपकी कलौंजी है, अजवाइन है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, सारी फसलें हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक पैदा कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो ये फसलें, लेकिन अभी इनका समय जा चुका है। तो कब कर सकते हैं? अगर लगाएंगे भी तो जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। जी, तो समय इनका अक्टूबर के महीने में है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी बुआई का समय है। तो अभी जैसे अभी आपने कहा कि ग्रीष्मकालीन धनिया लगा सकते हैं ये। हाँ जी, अभी जो जैसे मार्च में तापमान बढ़ना शुरू होगा तो उस टाइम में ये ग्रीष्मकालीन धनिया लगाएं, उसका इनको अच्छा फायदा मिलेगा। जी, तो आपको बता दिया है हमारे विशेषज्ञ ने देवरन जी कि आप इस समय कौन सी फसल लगा सकते हैं। मार्च के महीने में आप हरे धनिये का जो पत्ती वाला धनिया है उसकी खेती कर सकते हैं। और अगर आप बीजे मसाला लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए अक्टूबर या नवंबर का समय उपयुक्त रहता है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं जो बोला मैडम, जीरे की फसल को कैसे पाला से बचाव करे, कौन सी दवाई छिड़काव करे? जी, डॉक्टर सिंह अजमेर से बात कर रहे हैं। रघुवीर जी, जीरे की फसल को पाले से कैसे बचाएं? जी, आपने बहुत सही प्रश्न की। लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई नहीं, जैसे ही ये आएंगे इनसे भी जानकारी लेंगे डॉक्टर सिंह से। लेकिन डॉक्टर दुबे यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम तब तक जानकारी ले लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पाले में होता क्या है कि उसमें जो पानी होता है वो जम जाता है जी, तो सेल फट जाती है। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि एक तो उसमें हल्की सिंचाई कर दें और शाम के समय मेड़ों के किनारे उसमें थोड़ा सा धुआं कर दें, तो जो पाला पड़ेगा तो उसके ऊपर उसको थोड़ा सा करेगा और थोड़ा टेम्परेचर भी आसपास उस खेत के आसपास रहेगा, तो आपका पाले से बचाव हो जाएगा। और मेनली आप जो है थोड़ा सा हल्की सिंचाई जरूर कर दें। जब खेत सूखा होता है तो पाला ज्यादा पड़ता है, नहीं तो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन पानी किए रहता है। जी, तो जीरे की फसल का किस तरह से बचाव करना है पाले से डॉक्टर दुबे ने तो बता दिया है। डॉक्टर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी राय भी हम ले लेते हैं। डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे आप? हाँ, हल्की सिंचाई करें जीरे में इस समय, और खेत के चारों तरफ धुआं कर सकते हैं। हाँ। और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 0.1% का स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं। और साथ में सल्फर जो हमारे पोषक तत्व है उसका आप स्प्रे, और साथ में उसकी अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसमें स्प्रे कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में है तो उसका पाउडर का घोल बना के और पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करें, जिससे कि पौधे को मजबूती मिलेगी और पाले को सहन करने की उसमें क्षमता बढ़ जाएगी। जी, तो रघुवीर जी, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है कि किस तरह के कदम आपको उठाने हैं जिससे आप अपनी जीरे की फसल को बचा सकें पाले के प्रभाव से। बिल्कुल इसी वक्त कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब
गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही मसाला फसलों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान के झालावाड़ से। वीपी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी दीपक जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। लहसुन फुकाने की दवाई मैडम। लहसुन के बारे में जानना चाहते हैं? मैडम लहसुन फुकाने की दवाई चाहिए थी हमको। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह आप? लहसुन में क्या समस्या है किसान भाई को? पीला पड़ रहा है। हाँ ठीक है, इसमें लहसुन में और प्याज में क्या होता है कि इस समय जैसे थ्रिप्स हैं ऊपर पत्तों के ऊपर धारियां बन जाती हैं जिसमें थ्रिप्स बहुत बारीक कीड़ा है। वो अगर आप देखना चाहेंगे तो खुली आंख से हमें दिखाई नहीं देगा। अगर आप लेंस से उसको देखेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत बारीक कीड़ा है जिसको थ्रिप्स बोलते हैं। और वो उसके ऊपर पत्तों पे लहसुन और प्याज दोनों में समस्या आती है। तो इसके अंदर आपको थ्रिप्स और माइट्स के लिए आपको दवाई का स्प्रे करना है जिसको जैसे इमिडाक्लोपिड की नाम की दवाई है या फिर नुआन है जो कि इसको तुरंत कंट्रोल करती है। साथ में किसान भाई जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन दवाइयों के साथ स्पेशली मसाला फसलें हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, जीरा है, धनिया है, इनकी पत्तियां चिकनी होती हैं। तो साथ में दवाई के साथ साथ में आपको चेपे वाला पदार्थ जरूर डालना है। इसके अलावा कुछ किसान भाई जैसे अगर ये दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहते तो नीम ऑयल है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। जी। नीम ऑयल का एक प्योर कंटेंट एजेटिन का जो तत्व है उसका 3000 और 10,000 ppm का सोल्यूशन आपको मार्केट में अवेलेबल है। उसका आप स्प्रे हमारे किसान भाई अगर 3000 ppm वाला सोल्यूशन आपके पास उपलब्ध है तो उसका 2 ml पर लीटर पानी के अंदर मिला के उसको डालना है। अगर 10,000 ppm वाला सोल्यूशन आपके पास उपलब्ध है तो उसका 0.5 ml पर लीटर पानी में डाल के उसको स्प्रे करना है। और साथ में उसमें चेपे वाला पदार्थ जरूर डालना है जिसको हम गोंद बोलते हैं, वो जरूर डालना है क्योंकि इनकी पत्तियां बहुत चिकनी होती हैं और दवाई इसमें रुकती नहीं है। तो आप वो दवाई के साथ साथ में गोंद है वो मिला के आप इस पे स्प्रे करिए और ये इससे नियंत्रित हो जाएंगे। और ये आपके जो सूखने की समस्या है, पत्तों पे धारे बनने की या पीलापन आ रहा है उसको, इसके अलावा साथ में खुराक की भी जरूरत है। इस टाइम जैसे कुछ फसलों में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, उसमें जैसे स्पेशली अगर बात करें आयरन की, लोहा जो तत्व है वो और जिंक तत्व है, वो इन तत्वों की आवश्यकता भी ज्यादा होती है और उसके कारण से भी इनमें पीलापन आ सकता है। तो इसका भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के इसका स्प्रे करें।
जी बिल्कुल। तो दीपक जी, आपको क्या कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमें फोन किया है हमारे कॉलर ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, हमारा ये सवाल है, हमारे लहसुन का जो पत्ता चल रहा है उसमें कीट से पड़ रहा है। आपका जो लहसुन आपने लगाया है उसका पत्ता फट रहा है, कट रहा है? कट नहीं रहा, उसमें मच्छर पर जैसा वो छोटा छोटा कीटाणु, छोटा छोटा कीड़ा हो गया है। जी डॉक्टर सिंह जी, जैसे अगर आंखों से दिख रहा है इनको, तो ये थ्रिप्स और माइट्स के अलावा इसमें आपका मोइला और चेपा है वो उसमें होता है। उसके लिए इमिडाक्लोपरिड नाम की दवाई है, उसका आपको स्प्रे करना है। 5 ml इमिडाक्लोपरिड की दवाई है, वो 15 लीटर पानी में डालनी है। उसके साथ 5 ml एक 15 लीटर की टंकी है, उसके अंदर आपको चेपा वाला पदार्थ है, गोंद है, वो डालना है और उसको स्प्रे करना है इससे। और अगर बहुत ज्यादा इसमें मच्छर है तो नुआन का भी स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। जी, तो आपको किस तरह की दवाई का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी तरह से आप प्रबंधन कार्य करते रहें, अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल करते रहें, तो आगे चलकर आप अच्छा उत्पादन इसका जरूर हासिल कर पाएंगे। आइए हम बढ़ लेते हैं आगे। जब हम अच्छा उत्पादन हासिल कर लेते हैं तो उसके उत्पाद बनाकर और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर दुबे हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है हमें, और साथ ही साथ किस तरह से हम उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। बाजार व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारा किसान भाइयों से है कि बाजार में सबसे पहले ये देखें कि आप उत्पादन क्या करना चाहते हैं, और उत्पादन करने के बाद 2-3 चीजें होती हैं कि जिससे अच्छा मूल्य मिले। एक तो स्थान बदल दें जी, दूसरा समय बदल दें। कभी आपने देखा होगा कि उस लोकल एरिया में उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन दूर जाके बड़े शहरों में उसकी डिमांड ज्यादा है, काफी अच्छी है जी। ठीक है, तो स्थान बदलने से भी पैसे बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसका समय बदल दें। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा इस समय टमाटर है, उसका जो सॉस वगैरह है, तो लोग बाग अभी टमाटर ही सीधे खा रहे हैं, सॉस अभी नहीं खा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जब ये टमाटर महंगा होगा या टमाटर की फसल जो है नहीं होगी, या दूसरे पदार्थ हैं वो जो है वो नहीं होंगे, जो आप जैसे बेचना चाहते हो नहीं है, तो उसका मूल्य अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो मार्केटिंग में देखना है वो देखने। आपको बहुत बड़े आप उसमें मत जाइए, छोटे छोटे आप उद्योग 2-2, 2.5 लाख के उद्योग सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी लगाए जा सकते हैं जी। और जो मार्केटिंग सोसाइटियां हैं जो किसानों का माल खरीदती हैं, वो अपना बायलॉज देख लें, अपने रजिस्ट्रार से बात करें, और वहीं पर उसी कोऑपरेटिव्स में छोटे छोटे जो किसान हैं, जो उसके मेंबर है 5-5, 6-6 हजार, वो बैठ के बात करें और वहीं पर छोटा उद्योग उसी सोसाइटी में लगाएं। और सोसाइटी का नाम पहले से ही है तो ब्रांड भी उस सोसाइटी का नाम हो गया, और उसमें प्रिंट भी हो जाएगा। और उसके साथ जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक चेन है कोऑपरेटिव में। देखिए, वो विलेज लेवल पे भी है, फिर हर चीज की, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर वो स्टेट लेवल पे है, फिर वो नेशनल लेवल पे। तो एक चेन से वो जुड़ जाएंगे मार्केटिंग में, तो आपका जो गांव का है, रूरल एरिया का जो उत्पाद है, वो बड़े शहरों, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में पहुंचेगा, और उसका अच्छा प्राइस मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिलके अच्छा मूल्य लाभकारी खेती होगी। जी बिल्कुल, और एक सफलता जो है वो हासिल कर पाएंगे, और न केवल खुद वो इससे लाभान्वित होंगे बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान करेंगे, जिससे वो भी आर्थिक रूप से मजबूती हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, खाद्य प्रसंस्करण बहुत ही अच्छी, हम कह सकते हैं अच्छा विकल्प है अच्छी आय अर्जित करने के लिए। बिल्कुल, इसी के साथ रुक करना चाहूंगी मैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, हमारे किसानों को किस तरह की सलाह देंगे मसालों की देखभाल के लिए, संक्षिप्त में बता दें। जी, किसान भाइयों, जैसे अभी मौसम में बदलाव है, पाले की संभावना के साथ साथ बादल आने की भी संभावना है, तो बीमारियों का प्रकोप आपकी मसाला वाली फसलों पे होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे उगता रोग है, आपका झुलसा रोग है और छाछा है, ये 3 प्रमुख बीमारियां हैं जो इस टाइम आने की संभावनाएं रहती हैं। इसका प्रबंधन आपको करना है। अगर छाछा है तो आपको सल्फर दवाई है उसका स्प्रे करना है। अगर आपके पास ये लग रहा है कि झुलसा रोग आया हुआ है या झुलसा आने की संभावना है, तो जैसे बादल शुरू हो जाते हैं, बादल आने शुरू हो जाते हैं, तो संभावनाएं इसकी झुलसे रोग की आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको प्रोपोकिनोल नाम की दवाई है, उसका स्प्रे करना है
2 ml पर लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे जरूर करें, जिससे कि आप झुलसा आए नहीं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से जो मुख्य बीमारियां हैं उनका प्रबंधन भी आप सही समय पर कर लेंगे तो अपनी फसल को आप काफी हद तक अच्छी गुणवत्ता की बरकरार रख पाएंगे और अच्छा उत्पादन भी हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों को। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर दुबे मौजूद हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार किसान भाई बहनों को, बहुत बहुत नमस्कार और सारे स्टाफ को नमस्कार। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में आपने जान लिया खाद्य प्रसंस्करण कितना लाभान्वित हो सकता है आपके लिए, और साथ ही साथ जो हमारी मसाले की फसलें हैं वो किस तरह से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आज की बात। कल के कार्यक्रम में क्या विषय लेकर आने वाले हैं बता देते हैं। चारा फसलों का प्रबंधन रहेगा हमारा विषय, और एक और विषय है जो है बदलते मौसम में नींबू के पौधों का रख रखाव। इन दोनों ही विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, या फेसबुक पर जाइए। फेसबुक पर आप हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, आप उस पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, जिसका नंबर है सोमवार से शनिवार आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इस पर कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।